हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशंस के अंदर दो एप्लीकेशन देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के अंदर हमें चेंज करना है तो हम डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन मेथड से हम क्या करेंगे, n1 u1 इजिकल टू n2 u2, और उस रिलेशन के अंदर हम यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमने देखी थी, दैट वाज चेकिंग एनी फिजिकल इक्वेशन दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो उसमें हमने रिलेशन देखा था कि बोथ साइड जो है इक्विटी के, वहाँ पर डायमेंशन सेम होनी चाहिए, दैट कॉल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि हमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके बीच में रिलेशन अगर पता है, उनके बीच में पता है डिपेंडेंस क्या है, वो हमें पता है, तो उनका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, of a stretch string depends upon tension, dimension of force, length L, and the string, the mass per unit length mu। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स ऑन टेंशन, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो फोर्स है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है दैट डिपेंड्स ऑन फोर्स। बट फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट किस तरीके से, मतलब टेंशन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फोर्स की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है ना, कोई भी पावर है जो ए हमने बोल दिया। वैसे फ्रीक्वेंसी जो है दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो लेंथ का भी नहीं पता तो हमने कहा पावर बी, और मास पर यूनिट लेंथ भी नहीं पता तो उसका पावर सी। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए एल पावर बी म्यू पावर सी, है ना। तो नेक्स्ट टाइम हमें तीन स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। और भी चाहे तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, कि एफ इजिकल टू जो होगा दैट इज एफ पावर ए एल पावर बी म्यू पावर सी। ठीक है, तो ये रिलेशंस हम डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है उनकी डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। राइट साइड जो है वो है k। डायमेंशन ऑफ टेंशन या फोर्स जो होता है दैट इज m1 l1 t-2 पावर a। ठीक है, l लेंथ है, पावर b म्यू, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ तो मास अपॉन लेंथ जो आएगा वो आएगा m l-1 पावर c। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास की डायमेंशन आएंगी, देखिए मास की डायमेंशन यहाँ पे m है तो ये आ जाएगा a, और कहीं मास यहाँ पर। ठीक है एक काम करते हैं, पहले तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये आएगा, ठीक है, एल बी आएगा और ये आएगा m पावर c l माइनस सी। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, m की जो टर्म है उनको एक तरफ ले आइए। तो m की जो टर्म में आएगा वो आएगा a प्लस सी, l की टर्म में आएगा a प्लस b माइनस सी, और t की टर्म में आएगा -2a। ठीक है, और ये t-1 के बराबर है, तो m की डायमेंशन 0 है, l की डायमेंशन 0 है। तो देखिए बहुत सारे डायमेंशन जो है वो अगर हमें सेम करनी है ना, अगर ये इक्वेशन जो है उसे ट्रू करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन के अंदर a प्लस सी जो है वो 0 मिलना चाहिए, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, और यहाँ पे है ना -2a इजिकल टू -1 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a हमें मिलेगा हाफ। ठीक है, a जो है हमें हाफ मिल जाएगा। अब देखिए a अगर हमें हाफ मिल गया तो अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं।
यहाँ से हम देखें तो c जो है दैट इज माइनस ऑफ a, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अगर जो c है वो माइनस ऑफ a है और a जो है वो हाफ है, तो हमें ये मिल गया c की वैल्यू। देखिए a मिल गया, c मिल गया, अब हमें निकालना है b। तो b के लिए जो हमें वो सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो हाफ प्लस b, ठीक है, c की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए b जो है वो मिल जाएगा -1, ठीक है। तो अब ये जो पावर हमारे पास आई है वो इसमें हम यहाँ रख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा f इजिकल टू के एफ पावर हाफ L1 और म्यू, है ना, म्यू हमारे पास आएगा -हाफ। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इजिकल टू के एल रूट ऑफ एफ अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, पर ये है कि ये रिलेशन आ गया फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी फोर्स और मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर इस तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे हमें बोला हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F एक्टिंग ऑन पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, मास वेलोसिटी एंड रेडियस, डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स। यानी हमारे पास फोर्स जो है दैट डिपेंड्स ऑन मास, तो मास पावर a, वेलोसिटी पावर b और रेडियस पावर c, ठीक है। तो मैंने कहा कि आगे से जो है वो रिलेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोथ साइड जो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स के लिए डायमेंशन आएगा m1 L1 t माइनस 2 इजिकल टू k, मास के लिए m1 पावर a, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1 पावर b और रेडियस के लिए L1, ठीक है, पावर c, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये k m पावर a एल बी टी माइनस बी, ठीक है, और ये एल सी। तो देखिए k m पावर a एल की पावर b और ये वाला जो c है प्लस c और t माइनस b हुआ। और यहाँ पे है हमारे पास m1 L1 t माइनस 2। अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूँ तो मुझे क्या चाहिए, दोनों के लिए डायमेंशन जो है वो सेम चाहिए। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इजिकल टू 1 है ना। अच्छा, l की पावर कंपेयर करेंगे तो मिलेगा b प्लस सी इजिकल टू 1 और t की पावर कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस b इजिकल टू माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो जहाँ से हमारे पास रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये मिल गया b इजिकल टू 2, ठीक है। ये a इजिकल टू 1 मिल गया, b की वैल्यू जो है वो सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यह मिलेगा हमें 2 प्लस सी इजिकल टू 1। तो c इजिकल टू जो है हमें मिल जाएगा c इजिकल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज है वो आ गई a इजिकल टू 1, b इजिकल टू 2 और c इजिकल टू -1। तो हमारे पास फोर्स का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा f इजिकल टू k, है ना, m पावर 1 v पावर 2 और r पावर -1। तो यहाँ पे मिला f इजिकल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन वाला जो तरीका है उससे हम जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते। ये जो कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन जो है, इसकी जो वैल्यू है हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिजिकल मेथड रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब देखिए ये तो है एग्जाम्पल, बट एग्जाम में वन ऑफ टाइप क्वेश्चन जो है वो थोड़े अलग आते हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम के अंदर हमें ये वाली एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, उससे थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। देखिए किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ
momentum, area and time are taken as fundamental quantity, then energy हैज़ अ डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे अब हमें जो एनर्जी है ना उसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा हुआ है। अब यहाँ पे एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ना वो हमें एम एल टी में नहीं निकालना, हमें निकालना है कि मोमेंटम, एरिया और टाइम इनकी टर्म में एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्या होगा, है ना। तो ये एग्जाम के अंदर इस टाइप से पूछा जाता है, इस टाइप की क्वेश्चन को। तो देखिए ये हमारे पास है ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पी ए माइनस वन टी वन, है ना, पी टू ए टी, पी ए की पावर माइनस हाफ टी, पी ए की पावर हाफ टी माइनस वन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ देखिए। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो एनर्जी है उसको हमें मोमेंटम, एरिया और टाइम की फॉर्म में निकालना है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन थ्री क्वांटिटीज, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, हम ऐसे पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मोमेंटम, एरिया एंड टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बस घुमा के पूछा हुआ है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे एनर्जी जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, पावर ए, एरिया पावर बी, टाइम पावर सी, ठीक है। अब प्रोसेस जो है वही यूज़ करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, बोथ साइड जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमारे पास डायमेंशन आएगी m1 L2 T माइनस टू, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। के मोमेंटम मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, m1 L1 T माइनस वन, ठीक है। एरिया L2 और टाइम T1, ठीक है। पावर लगाना भूल गया, यहाँ पे पावर ए, यहाँ पे पावर बी और यहाँ पे पावर सी। तो हमें मिलेगा के एम ए एल ए टी माइनस ए, एल टू बी और टी सी, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। m के लिए अगर पावर देखेंगे तो m के लिए पावर a मिलेगा, l के लिए पावर मिलेगा a प्लस टू बी और t के लिए पावर मिलेगा माइनस ए प्लस सी। और यहाँ पे हमारे पास है m1 L2 T माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए m की जो पावर है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा a इजिकल टू वन, ठीक है। दूसरी l की पावर से मिलेगा a प्लस टू बी इजिकल टू टू और माइनस ए प्लस सी इजिकल टू हमें मिलेगा माइनस टू, ठीक है। तो एक तो हमें ये ए की पावर, ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू जो है वो आप सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें ए जो है वो वन प्लस टू बी इजिकल टू टू गिवन है। तो ये मिलेगा टू बी इजिकल टू वन, यानी बी इजिकल टू हाफ, ठीक है। और ए की वैल्यू जो है जब हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस वन प्लस सी इजिकल टू माइनस टू, यानी सी इजिकल टू हमें यहाँ पे मिलेगा, सी इजिकल टू मिलेगा माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें ए की वैल्यू जो है वो मिली है वन, बी की वैल्यू मिली है हाफ और सी की वैल्यू मिली है माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो मिलेगा ई का वो मिलेगा के पी की पावर वन, ए की पावर हाफ और टी की पावर माइनस वन, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं वन हाफ एंड माइनस वन, उसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होता है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अभी हमने एप्लीकेशन देखी डायमेंशन फॉर्मूले की।
तो अभी हमने बात की एप्लीकेशंस की, अब यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशंस। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो कुछ लिमिटेशंस के साथ हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास जो लिमिटेशंस है उसमें सबसे पहली लिमिटेशन है कि बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे भी हमने कहा था कि जो कांस्टेंट आ रहा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि t इज इक्वल टू जो होता है वो होगा k इज इक्वल टू रूट एल बाई जी, बट एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो जो ये k की वैल्यू 2 पाई है वो हम डायमेंशन रिलेशन से नहीं निकाल सकते। दूसरा रिलेशन होता है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, उनको हम इस मेथड से एनालाइज नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशन एनालिसिस की, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डायमेंशन की एप्लीकेशन देखी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट की। तो कोई मेजरमेंट जो है वो कितना एक्यूरेट है क्या है वो हमें पता चलता है उसके सिग्निफिकेंट नंबर से। कोई मेजरमेंट जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर देता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें जितने ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। देखिए वो कैसे, अगर हम कोई लेंथ मेज़र करते हैं और अज्यूम कीजिए कि स्केल से हम जब उसकी लेंथ मेज़र करते हैं, ये हमारे पास एक स्केल है जिससे हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, जैसे ये 0 1 2 3 4 एंड 5 है ना। ये जो है स्केल पे डिजिट्स बनी हुई है। कोई लेंथ है जो हम मेज़र कर रहे हैं जिसको हमने 0 पे रखा, और जब लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। तब देखिए जब यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट इसकी वैल्यूज़ के लिए, है ना, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, काम करते हैं, ये 10 11 12 13 14 और ये 15 कर देते हैं, ठीक है। अब ये लेंथ जो है वो मेज़र करते हैं जो स्टार्टिंग से 0 से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो जब हम इसे मेज़र करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो क्या मेज़र करेंगे हम या तो लिखेंगे 12 या लिखेंगे 13। अब इसके बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो अनसर्टेन होगी, है ना। 12 और 13 जो है उसमें अगर हम देखिए इसकी वैल्यू जो है स्केल में हम या तो 12 रख सकते हैं या 13 रख सकते हैं, और जो वैल्यू है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो तो कंफर्म है कि इसमें 1 तो आएगा ही आएगा, बट इसके अंदर 2 आएगा या 3 आएगा वो अनसर्टेन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो हमारे पास 2 होता है। हम क्या बोलते हैं कि जो नंबर हमारे पास सर्टेन होता है और एक नंबर प्लस अनसर्टेन नंबर 1 होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन करते हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट इज काउंटिंग और मेजरमेंट, जिसमें हम क्या बोलते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट इन मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी सर्टेन फिगर्स हैं प्लस पहला जो अनसर्टेन फिगर है उनका जो एडिशन होगा उसे हम यहाँ पे बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो फाइंड करने के हमारे पास कुछ रूल्स है ना। उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि उनको फाइंड करने के रूल्स क्या हैं, है ना। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनकी काउंटिंग के रूल में सबसे पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, तो उसकी काउंटिंग देखते हैं। तो काउंटिंग है हमारे पास 1 2 3 4, है ना, 4 डिजिट्स है। तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होते हैं, ओके। तो कोई भी हमारे पास जो है डिजिट है वो काउंटेबल है, मतलब नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जीरोस के लिए। तो जब हम बात करते हैं जीरो के लिए तो zeros appearing between two non-zero digits are counted in significant figure। तो अभी हमने कहा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे ही होंगे। अब जीरो की बात करते हैं, तो वो जीरो जो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट्स होते हैं। जैसे कि हमने लिखा है ये वाला 6.028,
तो अब देखिए 6 2 8 ये तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट काउंट हो गई, बट इनके बीच में जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होंगे वो 4 होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो जीरोस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीरोस लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले के जो जीरो होते हैं वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होते, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 4 है, तो 4 से पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, यानी इस केस के लिए सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 2 होगा, है ना। अगर ऐसा कुछ होता कि ये होता 10.0042, तो अब देखिए ये तो 3 जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट नंबर इसके लिए जो होता है वो होता 6, पर यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, तो इस केस के लिए सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए इन नंबर विदाउट डेसिमल के बिना जो नंबर है, जीरोस लोकेटेड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास डेसिमल डिजिट नहीं है ना, नॉर्मल डिजिट है जैसे 100 200 1000 4000, है ना वो, तो उसमें हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड वाले जो जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ जो है जैसे कि हमें बोला हुआ है x इजिकल टू 200, तो अब देखिए x इजिकल टू 200 के अंदर 2 जो है नॉन जीरो है, उसके बाद जो है वो डबल जीरो है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो सिर्फ 1 होंगे। बट इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर लास्ट के अंदर यूनिट भी लिखी हुई है तो जितने भी डिजिट है जीरो या नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। जैसे हमारे पास लेंथ मेजर की गई और लिखा गया 20 मीटर, तो अगर यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो होगा 2, और अगर सिर्फ लिखा हुआ है लेंथ और सिर्फ लिखा हुआ है 20, तो यहाँ पे यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं पता हमें, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, ये वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है इस प्रॉपर्टी को। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी क्वांटिटी, जैसे हम लिखें कि जो भी कोई क्वांटिटी आ रहा है वो आ रहा है 2.31 इंटू 10 पावर 4, है ना। तो अब चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो इसको हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 23100। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने, 1 2 3, इसमें देखेंगे तो 1 2 और 3, तो दोनों बराबर ही है। तो जो पावर होती है ना, पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होती है। ठीक है, इसका भी ये चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। In number with decimals, zeros located to the right of last non-zero digit are significant, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1.400। अब देखिए जो डेसिमल है, डेसिमल के विदाउट जो है वो राइट साइड के जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं हो रहे थे, पर विद डेसिमल राइट साइड जो होंगे वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होंगे, यानी इसके लिए जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो होंगे हमारे पास 4। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं, जो पावर वाली प्रॉपर्टी बताई थी उसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड ए सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे हम लिखेंगे 1.4 इंटू 10 पावर -7, तो सिग्निफिकेंट नंबर जो है सिर्फ 2 होगा, 1.4 1 एंड 4, है ना। 10 पावर जो होगी वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होती। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स रूल्स है सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट करने में, है ना। सिंपल से हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे, लेफ्ट साइड के जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट होंगे। अगर डेसिमल नहीं है तो राइट साइड के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, डेसिमल है तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे, और जो पावर्स होती है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमें, इन रूल्स को हमें याद रखना है सिग्निफिकेंट के लिए। ओके।